और साइबर क्राइम के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और विशेषकर ऑनलाइन गेम्स के जरिए फ्रॉड का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। साइबर अपराधी गेम्स में फर्जी लिंक, नकली ऑफर और भुगतान के झांसे देकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। इसके मद्देनजर सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियां ऑनलाइन गेम फ्रॉड रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। राजेश दंडोतिया जी ने सभी को जागरूक रहने और सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने नाबालिग बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम्स में भुगतान की सीमा तय करने की आवश्यकता भी जताई और कहा कि सतर्कता ही साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2019 के बाद से 2020 के बाद से, जब कोरोना पीरियड के बाद हम सभी लोग कहीं ना कहीं जब घर पर थे और चूँकि बाहर निकलने पर बैन लगा हुआ था और हम लोग सब बिल्कुल लॉक्ड हो गए थे अपने कमरों में, अपने घरों में, तो हमने साथ ज़्यादा टाइम हमने सोशल मीडिया पर बिताया। और अब आप देखेंगे 2020 के बाद से लगातार साइबर अपराध लगातार मल्टीप्लाई तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2024 के जो आंकड़ों को देखेंगे तो काफ़ी आपको लगेगा कि क्राइम साइबर फ्रॉड कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 7,000 से 10,000 कंप्लेंट पर डे जो I4C जो कि नोडल एजेंसी है जो साइबर क्राइम कंट्रोल करने की, जो नेशनल एजेंसी है, नेशनल लेवल पर काम करती है ऑल ओवर इंडिया में, उसके द्वारा मतलब लगभग पर डे 7,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हो रही थी। अगर पर डे के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो एक महीने में लगभग 2 लाख कंप्लेंट्स जो I4C जो कि उनका पोर्टल है 1930 पर जो नंबर है और जो उनका पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर डे 7,000 कंप्लेंट आ रही थी और लगभग हर महीने 2 लाख कंप्लेंट, लगभग 20 लाख कंप्लेंट्स तो रजिस्टर्ड इसमें I4C में 190 और अन्य प्लेटफॉर्म पर थी। और अगर आप देखेंगे इसमें पैसा जो गया था लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड विक्टिम के साथ हुआ है। तो ये हमें ये मानना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम 2020 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से ऑनलाइन हुई हैं। अगर हम देखेंगे हमारे घर की छोटी छोटी एक्टिविटी से लेके, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, चाहे फिर ऑनलाइन हमें टिकट बुक कराना हो, चाहे हमें गैस का बिल अपडेट कराना हो, चाहे हमें बिजली का बिल अपडेट कराना हो, चाहे हमें रिचार्ज कराना हो, चाहे हमें बाहर जाना हो, चाहे हमें कोई भी कार बुक करानी हो, अब सारी चीज़ें लगभग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हों और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें एकदम डिजिटल युग में लाया गया, लेकिन डिजिटल युग में मोबाइल मिल गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आ गए, लेकिन डिजिटल लिटरेसी का अभाव था। तो हम लोग चूँकि डिजिटली लिटरेट नहीं थे तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लगातार लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एजुकेटेड हैं तो उनके साथ नहीं होगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों और टू डिफरेंट थिंग। कई ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेज बेसिकली वही हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोगों लिटरेट लोगों के साथ हुआ है। तो डिजिटली लिटरेट होना हमें बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, चूँकि आप इस यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो सभी के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव ये हैं कि आपका बच्चा जो है जो तेज़ी से जो ऑनलाइन गेम खेलता है, जो ई स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें शार्पनेस उसकी बढ़ती है, तेज़ी से डिसीजन मेकिंग, कई एक्टिविटीज़ वो ऑनलाइन सीखता है। दूसरी बात, हमारी लाइफ डिपेंड हो गई है, हम जोमेटो से तुरंत डिलीवरी ऑर्डर करा लेते हैं, हम तुरंत टिकट बुक कर लेते हैं, हमें लाइन में नहीं लगना होता है। तो कई इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमेशा अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूजर किस तरह से इसका यूज कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन अगर गेम खेलते हैं बच्चे तो उसमें कई प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, इसको हमें समझना होगा। बच्चों के साथ साइबर ग्रूमिंग की जा सकती है, जैसा कि किसी बच्चे को लगातार उसके साथ फ्रेंडशिप की जाकर ऑनलाइन, और साइबर ग्रूम मतलब उसको सेक्सुअल उसके लिए उसके फ़ोटो वीडियो मांगकर उसको क्राइम के लिए ग्रूम किया जा सकता है। और ऑनलाइन बुलिंग हो सकती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो उनको पता नहीं होता, फेक ऐप डाउनलोड हो जाता है तो और उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है। कहीं ना कहीं वो जो कई ऐसे रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, कई ऑनलाइन गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, सामने भी रियल टाइम प्लेयर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये पता नहीं होता कि वो व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति अपने आप को संजू बता रहा हो सकता है संजू ना होकर कोई और जो 15 साल का बच्चा बनकर खेल रहा हो, वो हो सकता है कि 25 साल का साइबर फ्रॉडस्टर हो, ठग हो। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ब्लाइंड गेम होता है और ऐसी स्थिति में ये भी खतरा होता है कि वो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं
दूसरा कोई लिंक भेजते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें कि बच्चों को साइबर ग्रूमिंग भी किया गया है और उनके अकाउंट से पैसे भी, उनके पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए हैं। कई बार साइबर फ्रॉडस्टर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लिंक भेजकर जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए, वो कई बार नेट बैंकिंग से कनेक्टेड होते हैं और ऐसी स्थिति में वो पैसा भी अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड आमतौर पर बच्चों के साथ देखने में आ रही है। देखिए, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, वस्तु का हो या किसी भी गेम का हो, हमेशा ख़राब ही रहता है। और ऑनलाइन जो गेम्स जितने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो भी लॉ बने, जैसे अगर आपने देखा होगा तभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर ऑल काइंड ऑफ, चाहे वो स्किल के हो या चांस के हो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पहले इंडिया में ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप थे और ऑनलाइन बैटिंग, इसमें डिफाइन किया गया था। बैटिंग को लक और चांस का बोला गया था कि भाई ये तो लक है, और इसको स्किल बेस्ड बोला गया था। ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप थे कि स्किल बेस्ड गेम है। फिर उसके बाद लगातार कई लोगों ने, अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट ने सुसाइड किया ऑनलाइन गेमिंग ऐप में, जिसमें पैसा मिल रहा था, पैसा हारते चले गए। फिर अब ये जो इंडिया में 2025 में ये जो नया जो रूल्स लागू हुए, उसके तहत ऑनलाइन गेमिंग ऐप को, चाहे वो लक पर हो, चांस पर हो, चाहे स्किल पर हो, ऑनलाइन सभी को बैन कर दिया। तो निश्चित रूप से ये बहुत पॉजिटिव है। और ई स्पोर्ट्स हैं और कई इस तरह के गेम्स हैं जिसमें डायरेक्टली पैसे का लाइव रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो गेम कहीं ना कहीं उसकी स्किल को डेवलप करते हैं, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है, टीम बिल्डिंग, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। जब आप गेम में खेल रहे होते हैं तो कई बार आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इन वेरी ब्रीफ कि अगर इसको लिमिट में खेला जाए बच्चे के लिए, ग्रोइंग अप के लिए, चाइल्ड के लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली वो, अगर उसकी एक टाइम लिमिट सेट किया जाए 40 to 60 मिनट, अगर पर डे उसकी टाइम लिमिट सेट किया जाए, और ये भी देख लिया जाए कि वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप ही है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको ट्रैप किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चे की स्किल को डेवलप करता है। इसके बाद अगर वो यूज करता है तो कहीं ना कहीं वो एडिक्टेड होता जा रहा है। और एडिक्शन के अपने अनेक मनोवैज्ञानिक विकार हैं, वो फिर आप देख ही रहे हैं। कई लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप पहले इस तरह के थे कि जिसमें कि आपकी स्किल को माना जाता था, लेकिन अब स्किल बेस्ड को भी, जिसमें अगर मनी का ट्रांजैक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो इलीगल कर दी गए। लेकिन अगर कोई पॉइंट्स खरीदता है कि वो अपनी आईडी को अपग्रेड करता है, क्योंकि उसमें पैसे के बदले आपको पैसा नहीं मिल रहा है, वो आईडी अपग्रेड कर रहा है, वो कहीं अपनी ड्रेस अपग्रेड कर रहा है, तो निश्चित रूप से अभी वो गेम्स खेले जा सकते हैं विच क्लोज सुपरविजन, कि वो कहीं ऐप फेक तो नहीं है और रियल टाइम प्लेयर्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ वो ऐप भी रियल हो, ऑनलाइन गेमिंग ऐप, लेकिन जो रियल टाइम प्लेयर्स हों, वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉडस्टर हों, वो कहीं ना कहीं इसको ट्रैप कर रहे हो। जैसा कि मैंने बताया, कई बार फेक ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो सकता है आपका, और आपका डाटा भी उसमें जा सकता है। कई बार ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा, आप हमेशा वो परमिशन मांगता है, एग्री, कंटिन्यू, तो परमिशंस कई बार आपके डाटा की मांगता है, और अगर आपने क्लोजली उसको सुपरवाइज नहीं किया तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप बच्चे डाउनलोड करें तो कोई जो सीनियर व्यक्ति जो इनको बारीकी से जानता हो, उनके साथ बैठकर डाउनलोड करें। हमेशा ऐप को देखें कि ऐप कहाँ, गूगल स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिर उसका डेवलपर के बारे में, कि उसका डेवलपर कौन है, उसके बारे में जानकारी, उसकी रेटिंग क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद गेमिंग ऐप को डाउनलोड करें। गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पर भी फर्जी ऐप हो सकते हैं, लेकिन उसके आप डेवलपर के बारे में जानिए, उसकी रेटिंग के बारे में जानिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाए, HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, उसके एक virustotal.com एक वेबसाइट है जिसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप उसमें उसका URL डालेंगे, स्कैन करके उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये लेजिटिमेट ऐप है या फेक ऐप है। तो इस तरह की चीज़ें I4C के द्वारा भी एक साइबर दोस्त ऐप भी लॉन्च किया गया है, और वो भी हालांकि उसमें वो भी काफ़ी मदद करता है, सप्लीमेंट करता है। तो इस तरह के ऐप्स भी मार्केट में हैं जो कि फिशिंग लिंक, फिशिंग वेबसाइट और जो फेक ऐप होते हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं।